हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। दैट मीन्स कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनका कुछ मास है इनके पास, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसे चिपक क्यों नहीं जाते एक दूसरे से? तो क्यों नहीं चिपकते हैं वो हम समझते हैं। लाइक कि हम मैग्नेट से समझते हैं। जैसे कि अगर ये एक मैग्नेट है, एक बड़ा सा मैग्नेट है, ओके, इस पर एक कोई इंसान खड़ा हुआ है जिसके हाथ में दो मैग्नेट हैं छोटे छोटे से। तो आप बताओ कि ये दोनों मैग्नेट आपस में चिपकेंगे ज्यादा या फिर नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नीचे ज्यादा मास है, नीचे ज्यादा बड़ा मैग्नेट है। सिमिलरली ये दोनों आपस में क्यों नहीं चिपक रहे हैं? क्योंकि नीचे अर्थ है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ इनको बहुत ज्यादा फोर्स से नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। दैट मीन्स अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में तो इनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है अट्रैक्शन का बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। और ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अनलाइक मैग्नेट कभी एक दूसरे को अपोज करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। अपोज मतलब रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अट्रैक्ट भी करते हैं। दो टाइप का फोर्स होता है मैग्नेट में। जब सेम पोल आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अलग अलग पोल आ जाए, एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशन में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ओके, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें क्या मिलेगा? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मिलेगा कि कितने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है और किस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये सब हम देखते हैं। तो क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? The universal law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object। ये तो ग्रेविटेशन हो गया कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो विद अ फोर्स कितना अट्रैक्ट करता है, कितना फोर्स लगता है? विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। Okay, and inversely proportional to the square of distance between them। proportional का मतलब होता है directly depend। Okay, अगर मैं बोल रहा हूं कि something is directly proportional to something, किसी भी चीज पर, जैसे यहां पे बोला है कि directly proportional to the product of their masses। that means F is directly proportional to the masses। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बॉडी हैं तो उनका एक का हम मास m मान लेते हैं, m1, एक का मास m2 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली को लिखते हैं, साइन सेम लगाते हैं, 1 करके लिख देते हैं, वो हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है। ओके, एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ओके, कैसा वीकेस्ट फोर्स है?
जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो इन सब फोर्स से सबसे वीक फोर्स है ये ग्रेविटेशन, लेकिन ये बहुत दूर तक काम करता है। इसका जो एरिया है बहुत वाइड है, ये बहुत दूर तक, जैसे कि सोलर सिस्टम है, सन है, तो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्यों रिवॉल्व कर रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला लाइक कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं या दो जिनका मास है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ओके, दैट मीन्स यहां से यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्मॉल r। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ओके, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F। ओके, तो F सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इस पे भी F लिख सकते हो, लेकिन ये फोर्स सेम नहीं होता है। इस पे भी F लिख दो, इस पे भी F लिख दो, ये सेम ही फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम एक ही लिख देते हैं F। तो अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन पर कितना फोर्स लगेगा? इन पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दैट मीन्स अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे m1 एंड m2। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट लिख देते हैं प्रोडक्ट के लिए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है? r, और इसके r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, दैट मीन्स अगर हम इनको कंबाइन कर दें, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्योंकि F सेम है, सेम फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएंगे प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस चीज पर? मास पर। अगर बहुत ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे कि अर्थ है, तो ये बहुत ज्यादा, इसका जो फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। और जितनी दूर होंगे ये दोनों, जितनी दूर होंगे मास उतना कम हो जाएगा। ओके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जितनी भी इनकी बीच में डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितने भी अगर इनके बीच में और डिस्टेंस है तो फोर्स जो है वो और कम हो जाएगा, लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा है तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फोर्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पर? उनके बीच में डिस्टेंस पर। तो अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करेंगे। ओके, तो G कैसा होता है? जहां पे G क्या है? G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। G क्या है वहां पे? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है G इज सेम फॉर एवरी प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट पर आप जाएंगे तो G की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। G इज
सेम फॉर एवरी प्लैनेट। और जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ जी की वैल्यू होती है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी इंटू केजी। अभी हम इसको ड्राइव कर देंगे कि इसकी यूनिट ड्राइव कैसे होती है। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर